चलिए कंटिन्यू करते हैं आरआरबी एएलपी में आए हुए फिजिक्स के सभी क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। साथियों, पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी चैनल की प्लेलिस्ट आरआरबी एएलपी सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज में प्लेस्ड है। ये सेकंड पार्ट है और इसमें भी एज पर प्रीवियस मैनर सभी क्वेश्चंस का ऑपरेशन करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे आरआरबी अपने मल्टीपल शिफ्ट में जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसमें हर एक क्वेश्चंस को कैसे उनके कॉन्सेप्ट है वो इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट सेकंड को। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 मीटर भुजा वाले एक घनाकार लकड़ी का गुटका एक टेबल पर रखा हुआ है। यदि लकड़ी के गुटके का मास 10 किलोग्राम है तो टेबल पर लकड़ी के गुटके द्वारा लगाया गया दाब कितना होगा। तो यहाँ पर जी की वैल्यू दी रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक विथ साइड 2 meters is placed on a table. If the mass of the block is 10 kg, what will be the pressure applied by the wooden block on the table? तो एज वी नो कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू होता है F/A, यानी कि पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें F की यानी फोर्स की तो F इक्वल्स टू होता है कितना, वस्तु का भार। भार का मतलब क्या होता है, वस्तु का वेट। वेट का मतलब होता है मास इंटू जी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब मास की वैल्यू कितनी दे रही है हमें, ये दे रखा है हमें 10 kg। ठीक, और गुरुत्वीय त्वरण का जो हमें वैल्यू है वो दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। फोर्स कितना आएगा, 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन को यहाँ पर प्लेस कर देंगे इस वाली फॉर्मूले में। तो यहाँ पर जो प्रेशर आ जाएगा वो आएगा 100 डिवाइड बाई, अच्छा अब एरिया की बात करते हैं। तो एरिया का यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा इसका कितना, साइड का स्क्वायर। इसकी साइड दी हुई है ना 2 मीटर, तो साइड का स्क्वायर कितना होता है 4। देन वी विल फाइंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट प्रेशर विल बी 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मास m का एक पिंड जमीन से हाइट h पर ले जाया जाता है। पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो g है। देखिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज g। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कार्य के बराबर होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर होती है, कार्य के बराबर। ठीक है, यानी कि वर्क के बराबर होती है। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कार्य जो है वह ऊर्जा जो पिंड को यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को एक ऊंचाई तक उठाने में लगती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं W इक्वल्स टू होता है फोर्स। जैसा कि हमें पता है कि कार्य का जो सूत्र होता है कितना होता है, F इंटू एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें F की तो F का मतलब होता है किसी पिंड को यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए लगने वाला बल। ठीक है, तो ये उसका भार पर डिपेंड करेगा, यानी कि उसका भार होगा, उसका वेट कितना है। और वेट की अगर बात करते हैं तो वेट में क्या आता है, वेट में उसका द्रव्यमान और उसके गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इंटू जी। ठीक है, जहाँ पर m जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का मास है और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो यहाँ पर s यानी डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन से h ऊंचाई तक ले जाने के लिए हमें जो कार्य निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, उसकी हाइट के बराबर। तो यहाँ हम s की जगह रख देंगे h। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या फाइंड किया, ये हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। किसके रेस्पेक्ट में, हम इसे कैसे कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि यही कार्य जो हमने निकाला है, ये वाला जो कार्य निकाला है यही पिंड की यानी कि ऑब्जेक्ट की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बन जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी विद्युत धावी चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय रेखाओं का पैटर्न क्या है। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पर चालक से संबंधित किसी भी मापदंड पर निर्भर नहीं करता है, ये नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि चालक की आकृति पर डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि चुंबकीय रेखाएं क्या होती है,
जो जब किसी कंडक्टर में विद्युत धारा बहती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं का पैटर्न चालक की शेप पर डिपेंड करता है। किस पर? चालक की शेप पर डिपेंड करता है। अगर बात करें शेप का जो इफेक्ट है वो कैसे होता है, तो एक तो होता है स्ट्रेट कंडक्टर। बात करें जैसे एक तो सीधा, हमारे पास एकदम सीधा स्ट्रेट कंडक्टर है, तो इसमें जो चुंबकीय रेखाएं होंगी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो सर्कुलर रिंग की फॉर्म में होंगी, सर्कुलर रिंग के रूप में होती हैं। ठीक है, सर्कुलर रिंग। ठीक है, और अगर बात करें एक सर्कुलर कंडक्टर की, कौन सा? सर्कुलर कंडक्टर की, सर्कुलर कंडक्टर। ठीक है, यानी कि एक वृत्ताकार चालक की, तो यहाँ पर जो चुंबकीय रेखाएं होंगी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो एक तरीके से केंद्र की ओर अभिसारित होंगी। ठीक है, केंद्र की ओर अभिसारित यानी कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, और ऐसे ही एक और आता है हमारे पास सोलेनोइड। सोलेनोइड। ठीक है, तो इसमें जो चुंबकीय रेखाएं होंगी वो एक तरीके से पैरेलल होंगी। ठीक है, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो यह एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के शेप पर डिपेंड करती है। किस पर? शेप पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक मोटे कांच के स्लैब को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है तो मुद्रित पदार्थ दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं, और यह प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन ए थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ऑन ए प्रिंटेड मटेरियल द प्रिंटेड मटेरियल अपीयर्स एंड दिस इज ड्यू टू विच पार्ट ऑफ द लाइट, विच इफेक्ट ऑफ द लाइट। तो यहाँ पर होगा उठे हुए अपवर्तन यानी कि रेज्ड रिफ्रैक्शन के कारण। देखिए हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाता है, तो जैसे कि हवा से कांच में जा रहा है तो उसकी जो दिशा है, हवा से कांच में जा रहा है, ठीक है, तो उसकी दिशा बदल जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, कांच के स्लैब का अगर इफेक्ट की बात करें तो जब हम कांच के स्लैब को किसी प्रिंटेड मटेरियल के ऊपर रखते हैं, ठीक है, अगर कोई ग्लास है हम, ठीक है, और उसे हम किसी प्रिंटेड मटेरियल के ऊपर रखते हैं तो जो लाइट की रेज है वो कांच में प्रवेश करते ही अपवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, अपवर्तित हो जाती हैं। ठीक, तो जब ये कांच से बाहर निकलती हैं तो फिर से अपवर्तन होता है। तो इस प्रोसेस से ऐसा लगता है कि जो प्रिंटेड मटेरियल है वो ऊपर उठ गई है, यानी कि वह वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो यह घटना अपवर्तन के कारण होती है, यानी कि रेज्ड रिफ्रैक्शन के कारण होती है। जैसे कि यदि आप किसी किताब के पेज पर एक मोटा कांच का टुकड़ा रखते हैं तो किताब के अक्षर अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। तो इसका कारण क्या है कि प्रकाश की किरण कांच के अंदर अपवर्तन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है। कांच से बाहर आते ही किरणें दोबारा अपवर्तित होती हैं जिससे कि वस्तु ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अगर हम बात करें और ऑप्शंस की तो यहाँ पर एक आता है डिप्ड रिफ्रैक्शन। देखिए ये गलत है क्योंकि अपवर्तन के कारण वस्तु ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, न कि नीचे डूबी हुई। ठीक है, बात करें ब्रेज्ड रिफ्रैक्शन की, तो यानी कि पकाया हुआ अपवर्तन, तो ब्राइज्ड रिफ्रैक्शन कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, बात करें रेज्ड ट्रांसफॉर्मेशन की तो यहाँ रेज्ड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर रेज्ड रिफ्रैक्शन आएगा। ठीक है, रेज्ड रिफ्रैक्शन। तो रेज्ड रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि कांच के स्लैब के कारण अपवर्तन होता है, इसलिए वो मुद्रित सामग्री ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, और ये इसका मतलब होता है डिप्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये डिप्ड ट्रांसफॉर्मेशन तो ये भी गलत है। ठीक, ये ऐसा कोई साइंटिफिक इसकी फॉर्म हो ही नहीं है, किसकी? ट्रांसफॉर्मेशन की, इस संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसमें होते हैं 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर हम चार्ज की बात करते हैं, आवेश की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। और इसका जो मान है वो हमेशा एक डेफिनेट नंबर होती है, यानी कि एक निश्चित संख्या होती है। अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की, तो एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो उसका जो वैल्यू होती है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। ठीक है, ये चार्ज की बात कर रहे हैं हम। ठीक, और एक कूलाम वह आवेश है जिसमें बहुत सारे 10⁻18 के आसपास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब कैसे देखते हैं? अगर हम बात करें एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो हमें पता है कि टोटल चार्ज डिवाइड बाय चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें
कूलाम का क्या नियम है कि एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, टोटल चार्ज, हमारे पास टोटल कितना चार्ज है, टोटल चार्ज, ठीक है, डिवाइड बाय चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना है, एक, ठीक है। हम केवल एक कूलाम के इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो और चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18, ये है, ये कितना है, यानी हम कह सकते हैं कि आसान तरीके से अगर इसे 6.10⁻18 लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या मतलब हुआ कि 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, एक कूलाम आवेश में, ठीक। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हम हर एक क्वेश्चन को बहुत डीपली से और बहुत ही बेसिक से सीख रहे हैं ताकि इसके पीछे का लॉजिक पता लग सके। आप रटने को तो रट सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्यों आया, कम से कम इसके ऊपर मेरा फोकस रहता है, ठीक। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कह सकते हैं कि इसमें लगभग एक जो कूलाम चार्ज है उसमें लगभग 6, एक तरीके से इसको आप देख लीजिए कितनी वैल्यू है, ये इतने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी कि हर इलेक्ट्रॉन का बहुत छोटा सा आवेश है, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो वह एक कूलाम का आवेश बन जाता है, ठीक है। गहराई पता चली होगी आपको कैसे कि हम ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, ठीक। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी त्वरण की यूनिट है, तो त्वरण की जो यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सप्लोरेशन क्या होता है कि वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई इनिशियल वैल्यू वी यू है और फाइनल वैल्यू यू है तो यहाँ पर हम वेग में परिवर्तन की दर निकाल सकते हैं, ठीक है। त्वरण बेसिकली क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। अच्छा, दर मैंने आपको बताया, जैसे ही दर अगर वर्ड आ जाता है तो यानी कि हम किसी के रेस्पेक्ट यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में हम इसको निकाल रहे हैं। तो वेग में जितना परिवर्तन हो रहा है उसकी दर को हम त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन दोनों की अगर मान लीजिए जैसे ये है प्रारंभिक वेग और ये है अंतिम वेग, और समय के सापेक्ष में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो ये हमें बताएगा क्या, एक्सलरेशन, जो कि एक तरीके से जो वेग होता है v इक्वल्स टू, वो होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। तो यहाँ से तो इसकी जो यूनिट है वो मीटर होगी और इसकी होगी सेकंड, ठीक है। अगर v और u इन दोनों की यूनिट को अगर मैं इसमें पुट करूँ तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी कितनी हो जाएगी, मीटर, ठीक है, मीटर पर सेकंड इंटू सेकेंड, या फिर यूँ कहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और इसका प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। हमने 2-3 क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं कि मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होता है। मैग्निफिकेशन फैक्टर का हमने सूत्र देखा था, फॉर्मूला देखा था कि m इक्वल्स टू होता है माइनस v अपॉन यू, जहाँ पर v है इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूला रखते हैं, v की वैल्यू रखते हैं -60 सॉरी, एक मिनट, v की वैल्यू रखते हैं 60 और u की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, -3 मैग्नीफिकेशन फैक्टर आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर जो मैंने -60 लिया वो क्यों लिया, क्योंकि नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में बन रहा है, कहाँ बन रहा है, वस्तु की दिशा में, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त वस्तु के विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मान 0 होने के लिए आवश्यक है, ठीक है। गाइस, जो माइनस चिन्ह मैंने आपको बताया वो माइनस चिन्ह ये इंडिकेट करता है कि प्रतिबिंब उल्टा है यानी कि इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड है ये तो साइन ने बता दिया, और मैग्नीफिकेशन फैक्टर 3 ये बताता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 3 गुना बन रहा है, 3 गुना बड़ा है, किससे, वस्तु के आकार से, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 1 सेकेंड गाइस।
तो इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि अगर कौन सी शर्त है जिसमें वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए आवश्यक होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति यानी कि इनिशियल पोजीशन और अंतिम स्थिति यानी कि फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा यानी सीधा रास्ता यानी शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ बताती है। ठीक है, यानी विस्थापन हम कह सकते हैं कि एक सीधी रेखा होती है। इसका मान तब शून्य होता है जब वस्तु जहाँ से चली थी वहाँ वापस आ जाए। मान लीजिए जैसे कोई यहाँ चला है सर्कुलर पाथ में और वो रेस कर रहा है, यानी कि ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में जहाँ से चला और वहीं आ गया वापस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है एस की यानी डिस्प्लेसमेंट की वो जीरो होगी। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि, तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन में कि जब तय की गई वस्तु वस्तु के विस्थापन से कम हो, नहीं। जब तय की गई दूरी वस्तु के विस्थापन के बराबर हो, बिल्कुल नहीं। जब तय की गई दूरी वस्तु के विस्थापन से अधिक हो, ये भी नहीं। जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो, बिल्कुल सही। यानी कि जहाँ से शुरू किया और जहाँ जाके खत्म हो गया, तो ये तो पूरी हो गई विस्थापन। यहाँ पर कितना हो गया, जीरो हो गया। और लेकिन यहाँ डिस्टेंस मैटर करता है, डिस्टेंस की कितनी डिस्टेंस इसने कंप्लीट की। ठीक है, तो ये पूरी डिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु, एक वस्तु के पास 100 जूल गतिज ऊर्जा है और वस्तु की वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के ई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो है 100 जूल, 100 जूल इक्वल्स टू 1/2 इंटू एम कितना है यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट वो है 2 किलोग्राम और वी स्क्वायर। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, वी इक्वल्स टू आ गया 10 एंड इसकी वैल्यू कितनी, इसकी जो यूनिट है कितनी हो गई, मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में मायोपिया, ठीक है, मायोपिया की समस्या को ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। द प्रॉब्लम ऑफ मायोपिया इन द ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। तो यहाँ पर हम अवतल लेंस का यूज़ करेंगे। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए तो हम अवतल लेंस का यूज़ करते हैं, अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें दूर की जो वस्तु है वो सही स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और एक होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या, इसमें हम उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। इसमें ये होता है कि दूरदृष्टि दोष में यहाँ पर वस्तु जो है वो पास की वस्तु वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो इसे तो बोलते हैं मायोपिया और इसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करंट प्रवाहित करने वाले गोलाकार लूप के लिए क्षेत्रीय ताकत यानी कि फील्ड स्ट्रेंथ कैसी होती है। फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर लूप द फील्ड स्ट्रेंथ इज, देखिए अगर कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, ठीक है, उसमें अगर करंट प्रवाहित किया जाता है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक, तो सवाल यह है कि फील्ड स्ट्रेंथ यानी चुंबकीय क्षेत्र की ताकत सबसे ज़्यादा कहाँ होगी। तो इसको समझने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, जब करंट गोलाकार लूप यानी करंट कैरिंग कंडक्टर में बहता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब ये चुंबकीय रेखाएं एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये लूप के केंद्र पर सबसे अधिक होती हैं। लूप का जो केंद्र होता है उस पर सबसे ज़्यादा अधिक होती हैं। ठीक है, ये लूप के केंद्र पर सबसे ज़्यादा अधिक होती हैं। ठीक है, तो आखिर ताकत कैसे तय होती है, यानी कि जो स्ट्रेंथ है वो कैसे तय होती है। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ चुंबकीय रेखाएं ज़्यादा पास होती हैं। चुंबकीय रेखा यानी कि जैसे अगर ये सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है सर्कुलर लूप में, तो ये जो चुंबकीय जो क्षेत्र की ताकत है वो वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पर जो करंट लाइन है, यानी कौन सी लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो सबसे पास होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो इनकी जो डिस्टेंस है कितनी पास पास है, ये पास पास कितनी पास पास है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो कुछ ज़्यादा ही होगी। ठीक है, यानी कि ये क्षेत्र जो है ये कुछ ज़्यादा ही सघन होगा। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ई, यानी केंद्र पर अधिकतम होता है। क्या, करंट प्रवाहित करने वाले गोलाकार रूप में जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो केंद्र पर ज़्यादा होती है। यदि किसी चालक की लंबाई को त्रिगुणित किया जाए और अन्य कारकों को समान रखते हुए चालक का प्रतिरोध क्या होगा। इफ़ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज ट्रिपल्ड, लेंथ को क्या किया 3L कर दिया, कीइंग अदर फैक्टर्स द सेम, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी। तो वी नो दैट आर इज, जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि
लेंथ के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर हम कहें कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो अगर हमने लेंथ को किया 3 गुना तो रेजिस्टेंस भी कितना कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी ट्रिपल्ड। तो रेजिस्टेंस विल गेट ट्रिपल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप में फेंका जाता है और यह 20 मीटर की ऊंचाई तक उठती है। केंद्र की प्रारंभिक वेग क्या होगी, यानी इनिशियल वेग निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं इनिशियल वेग क्या होता है। इसका मतलब होता है कि गेंद को फेंकने का पहला वेग, जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जब हम गेंद को फेंकते हैं उस समय गेंद की गति कितनी थी। और ऊर्ध्वाधर गति की अगर बात करें तो वर्टिकल मोशन में गेंद ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, जिसे हम ऊर्ध्वाधर गति बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गेंद की गति धीमी होती जाती है ना। तो जब तक वह सबसे ऊंची जगह पर नहीं पहुंच जाती, मान लीजिए सबसे ऊपरी हाइट है यानी शीर्ष पॉइंट है, फिर वह नीचे गिरने लगती है। ठीक, तो हाइट की बात करें तो गेंद ने 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, ये 20 मीटर ऊंचाई कवर की उसने गेंद ने, पहुंचने के बाद उसकी जो गति है, जो यानी वी है, वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 0, क्योंकि वह रुक जाएगी और फिर गिरने लगेगी। तो जब हम गति के सूत्र की तरफ देखते हैं, तो जब हम किसी वस्तु के ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसकी जो गति है यानी कि वेलोसिटी और हाइट का आपस में संबंध होता है। तो वह एक तरीके से स्पीड हाइट रिलेशन के रूप में हम समझ सकते हैं, जिसका संबंध होता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g एस होता है, लेकिन यहाँ पर हम हाइट लेकर चल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को हाइट से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, तो 2gh। ठीक है, यहाँ पर v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग जो हमें निकालना है। v अंतिम वेग कौन सा है, जब गेंद ऊपर की तरफ रुकने के बाद उसकी गति 0 हो जाती है, यानी कि v की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और u है जो प्रारंभिक वेग है, यानी कि जो हमें निकालना है। g गुरुत्वाकर्षण है, जिसका जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाइट हमें दे रखी है, जी दे रखा है और हाइट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8, या फिर यूँ कहें कि इसे अगर इसी वे में रखते हैं तो इसका जी का मान 10 रख लेते हैं, और एच जो है वो हमें दे रखा है तो कितना 20। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यू स्क्वायर इक्वल्स टू होता है कितना, यू स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 400। तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम इसको स्क्वायर रूट लेते हैं तो यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विभवांतर के वाले दो बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य कितना है। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ प्लस क्यू चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स विद पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए हम देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझते हैं कि एक पॉजिटिव आवेश जो कि प्लस क्यू है, ठीक है, प्लस क्यू है, को दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर यानी कि के पोटेंशियल डिफरेंस होने पर गतिमान किया जाता है। तो हमें कार्य निकालना है कि इस दौरान हम क्या कार्य हुआ। तो सबसे पहले अगर कंसेप्ट की बात करें तो विभवांतर के बारे में देखते हैं कि विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस दो बिंदुओं के बीच ऊर्जा का अंतर होता है। ठीक है, यह उस बिंदु पर होने वाली ऊर्जा में परिवर्तन को दर्शाता है। इसे वोल्ट में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में। तो इसके अगर गणना की बात करें तो V इक्वल्स टू होता है वर्क डिवाइड बाय चार्ज। ठीक है, यानी V इक्वल्स टू कह सकते हैं हम W/Q। ठीक है, यानी कि अगर आप एक आवेश Q को विभवांतर V वाले दो बिंदुओं के बीच ले जाते हैं तो आपने क्या है, आपको W काम करना होगा। कितना काम करना होगा, W काम करना होगा। यानी W इक्वल्स टू हो जाता है कितना, V इंटू क्यू। ठीक, तो हमने यहाँ पर हमने देखा जो कार्य हमारे पास निकला है, तो कार्य वह ऊर्जा है जो किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के दौरान की जाती है। तो इस सवाल में W कार्य है जो प्लस क्यू आवेश को पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में गतिमान करने के लिए किया गया है। अगर कैलकुलेशन की बात करें तो इस सवाल में हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V दे रखा है, ठीक है, K दे रखा है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है, K दे रखा है। और आवेश की बात करें तो चार्जेस जो हैं वो है प्लस क्यू। ठीक, तो हम जानते हैं कि W को हमने कैसे लिखा, V/Q की फॉर्म में। अगर यहाँ V पोटेंशियल डिफरेंस है और Q जो है वो कैपिटल Q आवेश को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर हम V की जगह K लिख देंगे और W इक्वल्स हो जाएगा कितना, K Q। ठीक, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब किसी वस्तु पर
जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु निम्न में से क्या अनुभव करती है। सवाल में पूछा जा रहा है, तो हम देखते हैं कि व्हेन ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हाट डज द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल हमने देखा, कई बार पढ़ा हुआ है कि यह एक पृथ्वी का बल है जो कि किसी वस्तु को खींचने का कारण बनती है। ठीक है, एक्सलरेशन हम जानते ही हैं। ठीक है, एक्सलरेशन गति जो भी है। अब ये क्या अनुभव करती है, तो सबसे पहली बात यह है कि ये त्वरण को, एक्सलरेशन को फील करेगी, एक्सलरेशन को फील करेगी। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है। क्या करता है? त्वरण उत्पन्न करता है। इसका मतलब है कि वस्तु की गति समय के साथ बदलती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, जब कोई वस्तु समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है। तो अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो उसका जो पथ है वो एकदम सीधा होगा, सीधी रेखा में होगा। ठीक है, किसमें होगा? सीधी रेखा में। यानी कि जब कोई वस्तु समान गति से चल रही है तो इसका मतलब है कि वह अपनी गति में कोई बदलाव नहीं कर रही, यानी कि उसकी गति समय के साथ बराबर है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो वह समान गति में है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में है, और उसकी गति हर समय एक जैसी ही रहेगी। ठीक है, अगर बात करें इलिप्स की, तो इलिप्स जो है एक दीर्घवृत्त को डिनोट करता है। जब कोई वस्तु एक विशेष प्रकार के बलों के प्रभाव में होती है, जैसे कि ग्रहों का सूरज के इर्द गिर्द घूमना, तो लेकिन समान गति में चल रही वस्तु का पथ दीर्घवृत्त नहीं होता। यहाँ अगर कोई सोलर सिस्टम की बात करें तो वहाँ दीर्घवृत्ताकार गति होती है। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जब सफेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभाजित किया जाता है तो निम्न में से किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, यानी कौन सा ऐसा रंग है जो सबसे कम फैलता है। ठीक है, तो विचलन की बात करें सबसे कम फैलता है, तो यहाँ पर अगर बात करें जो इसके प्रकाश में 7 रंग होते हैं, कौन कौन से, तो इसको हम ऐसे याद करते हैं, बे जा नी है, बे जा नी है, पी ना ला। यानी कि बैंगनी कलर का जो डिस्पर्शन है बहुत ज़्यादा होता है और ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा फैलते हैं, लेकिन इनकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है, और लाल रंग की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो, बैंगनी, बैंगनी, जामुनी, नीला, बेजानी है, बेजानी है, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो यहाँ पर लाल रंग का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है, लेकिन डिस्पर्शन इनका बहुत ही कम होता है। और बैंगनी अगर रंग की बात करें तो इसका डिस्पर्शन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, पता है, वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है, जबकि डिस्पर्शन ज़्यादा होता है। जैसे कि आप बैंगनी बोल लीजिए या फिर नीला बोल लीजिए, क्योंकि ये जो है वो फर्स्ट हाफ में आते हैं, फर्स्ट हाफ में इनकी जो वेवलेंथ है बहुत ही कम होती है। अब बात करें बेजानी पीनाला की इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में, तो इस क्वेश्चन के संदर्भ में, तो इस क्वेश्चन के संदर्भ में हम अगर बात करें रेड, येलो, नीला और बैंगनी की। अब इस क्वेश्चन में बात हो रही है डेविएशन की। डेविएशन मतलब विचलन, ये विक्षेपण की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है विचलन की बात। अब विचलन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो पीला कलर है, कौन सा, ये वह जानी है पीना ला, तो ये जो पीला कलर है, इस पीले कलर की अगर बात करें तो इसके विक्षेपण की मात्रा लाल और नीले के बीच में है। किसमें? लाल और नीले के बीच में। ठीक है, तो इसका विक्षेपण न तो ज़्यादा होगा और न ही कम होगा, यानी कि बहुत ही कम ऐसा टाइम होगा कि ये अपने आप को डिस्टर्ब करेगी। सॉरी गाइस, बहुत ही कम ऐसा कंडीशन होगी कि यह अपने आप को डिस्टर्ब करेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि पीले कलर का जो विचलन है, यानी कि डेविएशन, वो येलो कलर का होता है। ठीक है, सबसे कम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। अगर कोई वस्तु को, कोई जैसे ये अवतल दर्पण है, इस दर्पण के फोकस, और ये फोकस है और ये पोल है, तो इस पोल के बीच में यहाँ रखते हैं कोई वस्तु को, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, सीधा होगा, बहुत बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, सीधा होगा और काल्पनिक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बात करें अगर इसके संदर्भ में, कि प्रतिबिंब के संदर्भ में, तो यहाँ पर अगर जैसे हम लेते हैं कि एक प्रतिबिंब है, एक दर्पण है, ठीक है, जो कि अवतल दर्पण है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पोल से गुजरती है, तो यहाँ पर हमारे पास 6 केस होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले देख लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, फिर आता है, यहाँ हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की, किसकी? अवतल दर्पण की। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक, तो इसमें क्या है कि 6 तरीके से कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी? आइए देख लेते हैं।
ये हमने पोल के समकक्ष एक लाइन खींच दी, ठीक है। तो यहाँ पर जो 6 पॉइंट्स होते हैं कौन कौन से, एक तो होता है फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है, जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र, और एक होता है इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, वो 6 प्लेस पर रखा हुआ है, यानी कि इन्फिनिटी पर रखा हुआ है एक इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य रखा हुआ है, एक कर्वेचर पर रखा हुआ है, ठीक है, एक कर्वेचर और फोकस के बीच रखा हुआ है, एक फोकस पर रखा हुआ है, और एक फोकस और पोल के बीच रखा हुआ है। ये पोल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये इन कंडीशंस में कैसे हमारा दर्पण जो इमेज है वो बनती है। अगर हम बात करें किसकी, इन्फिनिटी की, तो इन्फिनिटी में जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, वो बनेगा फोकस पर। 1 सेकंड गाइस। इन्फिनिटी में जो हमारा 1 मिनट, इन्फिनिटी में जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, फोकस पर। ये फोकस है ना, ये फोकस है, तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक। ये फोकस पर बन गया। और अगर हम बात करें इन्फिनिटी से और कर्वेचर के बीच में, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक। अगर कोई वस्तु, यानी कि जो वस्तु अनंत और सेंटर पर है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, उल्टा, ठीक है। और अगर बात करें, अगर कोई वस्तु है वो केंद्र पर रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बिल्कुल यहाँ बनेगा, ठीक है, उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, सेंटर पर ही। अगर कोई वस्तु जो है वो कोई वस्तु, जैसे कि इन्फिनिटी ले लिया, हाँ इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में हो गया, सेंटर पर हो गया। अब कोई वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में रखी हुई है, यानी कि ये वाली वस्तु, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में बनेगा, ठीक है। और कोई वस्तु अगर फोकस पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब इन्फिनिटी पर बनेगा, ठीक है। और अगर कोई वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी हुई है तो वो जो प्रतिबिंब है वो एक तरीके से बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक। अब बात करते हैं इनका प्रतिबिंब बड़ा, सीधा, काल्पनिक, आभासी, वास्तविक कैसे करते हैं। तो अगर कोई वस्तु इन्फिनिटी पर रखी हुई है, ये जो वस्तु है वो इन्फिनिटी पर रखी हुई है, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, ठीक है, फोकस पर बन रहा है, लेकिन क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। अगर कोई वस्तु इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है सेंटर और फोकस के बीच में, लेकिन छोटा बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों छोटे प्रतिबिंब बनेंगे, स्मॉल, छोटे, ठीक। अब बात करें नेक्स्ट, इसका वो चेंज कर लेते हैं कलर। अगर कोई वस्तु जो है वो सेंटर पर रखी हुई है, सेंटर पर रखी हुई है, ठीक है, ये वस्तु सेंटर पर रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इससे जस्ट उल्टा, ठीक है, उल्टा बनेगा। लेकिन अगर इसके बात करें इसकी हाइट की, तो ये एकदम इक्वल बनेगा, ठीक है, इक्वल बनेगा यानी कि बराबर बनेगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर कोई वस्तु वो सेंटर और फोकस के बीच में रखी हुई है, जैसे यहाँ रखी हुई है, तो ये जो कोई वस्तु है अगर सेंटर फोकस के बीच में रखी हुई है, तो ये जो प्रतिबिंब है वो इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में बनेगा, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में बनेगा, लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक। और अगर कोई वस्तु जो है वो फोकस पर रखी हुई है, ये वस्तु जो है फोकस पर रखी हुई है, फोकस पर रखी हुई है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो इन्फिनिटी पर बनेगा, कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर, और लेकिन उल्टा बनेगा, ठीक है, और बड़ा भी बनेगा। तो यहाँ से अगर हम इसकी जो हाइट की बात करें तो ये होता है बड़ा, ठीक है, बड़ा, ठीक। अब इनकी कंबाइंडली अगर बात करें, अच्छा पहले स्कोर देख लेते हैं। अगर कोई वस्तु फोकस पर रखी हुई है, फोकस और पोल के मध्य में, फोकस और पोल के मध्य में अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बनेगा और आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, आभासी, आभासी,
बड़ा और सीधा, सीधा। आभासी मतलब काल्पनिक, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी हुई है तो क्या बनेगा, आभासी, यानी कि काल्पनिक, बड़ा और सीधा। तो ये तो हो गए। अब इनके बारे में अगर देख लेते हैं तो जहां पर ये प्रतिबिंब बन रहा है, कौन सा, एक बार, जहां पर ये दोनों प्रतिबिंब बन रहे हैं, ये दोनों प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो ये तो होंगे कौन कौन से, छोटा। जहां पर ये प्रतिबिंब बन रहा है ये होगा इक्वल, और जहां ये प्रतिबिंब बन रहा है तो ये होंगे बड़े, ठीक है। अगर तीनों को कंबाइंडली देखा जाए तो तीनों होते हैं वास्तविक, रियल, रियल, क्या होते हैं, एकदम रियल होते हैं, ठीक है। और रियल के साथ साथ ये क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, यानी वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ठीक। तो ये एक तरीके से यहाँ पर अवतल दर्पण की हमने बात की, ठीक। यानी अवतल दर्पण में अगर मैं ब्रीफली इसको दोबारा से समझाऊं आपको, तो यहाँ पर अगर कोई प्रतिबिंब, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार, अगर कोई प्रतिबिंब जो है वो इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी पर कहाँ बनेगा, वो बनेगा फोकस पर। इन्फिनिटी पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो वो फोकस पर बनेगा। अगर कोई वस्तु इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखी हुई है तो वो सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। अगर कोई वस्तु सेंटर पर रखी हुई है तो वो सेंटर पर बनेगा प्रतिबिंब। और अगर कोई वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में रखी हुई है तो वह प्रतिबिंब इन्फिनिटी और फोकस के बीच में बनेगा। और अगर कोई वस्तु फोकस पर रखी हुई है तो वह इन्फिनिटी पर बनेगा। और अगर कोई वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी हुई है तो वह प्रतिबिंब एकदम आभासी होगा और बड़ा होगा और सीधा होगा, ठीक है। ये दोनों प्रतिबिंब जो हैं कौन से, ये छोटे होते हैं, ये इक्वल होता है और ये बड़ा होता है। और बात करें पांचों की तो ये पांचों जो हैं ये रियल होते हैं और उल्टे होते हैं, ठीक है। ये अवतल दर्पण के केस में बात आ गई। तो अगर यही बात हम उत्तल दर्पण के लिए देखें, उत्तल दर्पण के लिए देखें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक बनता है, यानी इमेजिनरी बनता है, काल्पनिक, ठीक है। और सीधा बनता है और बड़ा बनता है, ठीक है, बड़ा। तो ये उत्तल दर्पण के केस में हो गया, ठीक। तो ये आपको मैंने ब्रीफली बता दिया कि कौन का कैसा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। तो ये बस ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई वस्तु जो है वो अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा है तो निर्मित प्रतिबिंब प्रतिबिंब कैसा होगा। अब फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी कि फोकस और ध्रुव, ये फोकस है और ये ध्रुव है, तो निर्मित प्रतिबिंब जो है कहाँ बन रहा है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर यानी अनंत पर बन रहा है। और बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, और रियल बन रहा है, रियल बन रहा है, और उल्टा बन रहा है, बड़ा, वास्तविक और उल्टा, यानी कि बड़ा। गाइज ये थोड़ी मिस्टेक यहाँ हमने जो देखा ना अभी, कि अगर फोकस और पोल के बीच में तो ये वाला प्रतिबिंब आएगा, कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। कौन सा बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो डी, वो राइट आंसर हो जाएगा। एक तो बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। मैंने क्या है कि जल्दी जल्दी में ये देख लिया था, कौन सा, ये वाला। तो ये वाला जो प्रतिबिंब है ना, ये वाला, ये वाला जो प्रतिबिंब है, ये वाला, तो ये तो तब बनता है जब वस्तु क्या है, फोकस पर हो, ये वाली फोकस पर हो, यहाँ पे हो वस्तु, तब जाके ये बनता है, ठीक है। हम तो को तो ये देखना है फोकस और पोल के बीच में, तो वो वस्तु का जब प्रतिबिंब है वो यहाँ बनेगा, है ना, आभासी बनेगा, ये काल्पनिक बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी पिंड की शक्ति को किलोवाट और किलोवाट, वन सेकंड गाइस, किलोवाट और वॉट दोनों में मापा जा सकता है। तो वॉट के संदर्भ में 1 किलोवाट का मान क्या होगा। देखिए 1 किलो, किलो जहाँ भी आ जाए वहाँ पर आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट का मान क्या होगा, 1000 वाट, क्या होगा, 1000 वाट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 ओम और 6 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों के पार्श्व संयोजन वाले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। What will be the equivalent resistance of a circuit with two resistors of 4 ohm and 6 ohm connected in parallel। इस टर्म को, इसकी टर्म को आपको याद रखना है। कहाँ पर संयोजन में, इसका जो संयोजन है वो कैसा है, यानी कि किस तरह से कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है पैरेलली, पैरेलली, ठीक है। तो एक जो है 4 ओम का है रेजिस्टेंस और एक है 6 ओम का, ठीक। तो दो रेजिस्टेंस को हमने एक तरीके से पैरेलली कनेक्ट किया, तो इनका जो आर इक्विवेलेंट होगा, उसका जो फॉर्मूला है वो कितना होगा,
आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है 1/4 प्लस 1/r1 प्लस 1/r2। तो R1 और R2 की जगह पर हमने 4 एंड 6 को रिस्पेक्टिवली यहाँ पर रखा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 12, ये हो जाएगा 3 + 2, ठीक है। तो 3 2 5 डिवाइड बाई 12, 5/12 का मतलब होता है 1.2 वो सॉरी 1/2.4। तो यहाँ से जो अगर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो उसका मान हो जाएगा कितना 2.4 ओम, ठीक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखते हैं कि जब कोई मोटर तेज स्पीड से तीव्र मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है? देखिए, हमने अब देखा गति का जो फर्स्ट नियम है कौन सा, जड़त्व का नियम। गति का जो पहला नियम की अगर बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। यानी कि कोई वस्तु जब तक कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहना चाहती है, और कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो अपनी स्थिति को मेंटेन रखना चाहती है। यानी कि कोई भी वस्तु है वो अपनी स्थिति में हुए चेंज का यानी बदलाव का विरोध करती है, ठीक है। तो जैसे ही अगर मान लीजिए अगर हम मोटर कार में बैठते हैं, किसी कार में बैठे हैं, और जैसे ही कोई तेज घुमाव आएगा तो हमारा शरीर तो जो है वो हमारा शरीर तो एक तरीके से इधर की तरफ ही जाएगा ना। क्यों? क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है, वो जो कार की डायरेक्शन है वो इधर मूव कर रही थी, और अचानक से जैसे ही वो मुड़ी तो कार हमारी मुड़ी है, ना कि हम मुड़े हैं, ठीक है। तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो जड़त्व के नियम के आधार पर, यानी हमारी जो बॉडी है वो इनर्शिया पर बेस्ड होगी, यानी कि हमारी बॉडी इधर ही मूव करना चाहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनर्शिया के कारण यानी जड़त्व के कारण एक तरीके से जो हमारी बॉडी है वो एक और झुकने लगती है, ठीक है। तो इसे हम गति का पहले नियम से समझ सकते हैं, ठीक। यानी अगर मैं और विस्तार से बताऊं तो जब कार जो है तेज गति से मुड़ती है तो कार में बैठे लोग अपने शरीर को उस दिशा में झुकते हैं जो मोड़ से बाहर की तरफ है। इसका कारण यह है कि कार में बैठे व्यक्ति का शरीर उस दिशा में चलने की कोशिश करता है जिस दिशा में कार की गति हो रही है, जिस दिशा में कार की गति हो रही है यानी गति है। कार का मोड़ लगते समय शरीर उस मोड़ से बाहर की दिशा की तरफ, बाहर की दिशा में झुकता है, क्योंकि शरीर जो है वो गति के साथ नहीं बदलता जबकि कार मुड़ रही होती है। तो यह एक स्थिति जो है, ये स्थिति फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के आधार पर आधारित होती है, यानी जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु तब तक अपनी स्थिति में बदलाव नहीं करती जब तक उस पर बाहरी बल न लगे। इसका मतलब यह है कि जब कोई कार मुड़ती है तो हम अपने शरीर को उस दिशा में नहीं घुमा पाते जिससे शरीर उस दिशा में झुकने लगता है जिससे कार मुड़ रही होती है, ठीक है। तो ये गति का पहला नियम है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सभी द्रव और गैसें क्या हैं? तो सभी द्रव और गैसें की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका मतलब है कि लिक्विड और गैसों के बारे में हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्धचालक की, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सेमीकंडक्टर के बारे में देखते हैं। तो सेमीकंडक्टर वो पदार्थ होते हैं जो कुछ हद तक बिजली को संचरित करते हैं, जैसे कि सिलिकॉन। लेकिन लिक्विड और गैस अर्धचालक नहीं होते, ठीक है। बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर यानी कि विद्युत रोधी। तो इंसुलेटर्स पदार्थ वो होते हैं जो बिजली का संचार नहीं करते, जैसे कि रबर, लकड़ी, ठीक है। ये इंसुलेटर होते हैं, यानी कि ये बिजली का संचार यानी करंट का संचार नहीं करते, करंट का फ्लो इनमें नहीं होता। लिक्विड और गैसें आमतौर पर जो इंसुलेटर्स नहीं होती, क्योंकि कुछ लिक्विड जैसे कि पानी बिजली का संचालन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें तरल की यानी कि लिक्विड की, तो लिक्विड वह पदार्थ होते हैं जो न तो पूरी तरह से ठोस होते हैं और न ही गैस होते हैं, ठीक है। तो ये अपने आकार में बदलाव कर सकते हैं लेकिन अपनी मात्रा बनाए रखते हैं, जैसे कि पानी, तेल, शराब। द्रव यानी लिक्विड और गैसें दोनों अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन सवाल में दी गई जानकारी के अनुसार यहाँ पर तरल जो है वो शब्द एक तरीके से लिक्विड की अगर बात करें तो ऑल लिक्विड एंड गैसेस, तो लिक्विड इन दोनों की एक मीडियम स्टेज है, ठीक है। मीडिएटर होता है कौन? लिक्विड। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि एक मीडियम स्टेज होती है सॉलिड की और गैस की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब सफ़ेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? When white light falls on a glass prism, it is divided into 7 colors. What is this process called? तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है रिफ्रैक्शन की। तो ये रिफ्रैक्शन क्या होता है?
रिफ्रैक्शन वह प्रोसेस है जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करते समय अपनी दिशा बदल लेती है। ठीक है, अपनी दिशा बदल लेती है। जैसे पानी में प्रकाश की दिशा बदल जाती है, लेकिन यह सिर्फ दिशा परिवर्तन को दर्शाता है, न कि रंगों के विभाजन को। ठीक है, यह रंगों के विभाजन को नहीं दिखाता, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। बात करें रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन वह प्रोसेस है जिसमें लाइट किसी सरफेस से टकराकर वापस लौट आती है। ठीक है, सॉरी, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, यहाँ पर होता है परावर्तन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट किसी सरफेस से टकरा करके वापस आ जाती है। ठीक, बात करें डिस्पर्जन की यानी कि विक्षेपण की, तो विक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें सफ़ेद प्रकाश जो कि एक मिश्रण होता है 7 कलर का, ठीक है, तो कांच के प्रिज्म से गुजरते समय विभिन्न रंगों में बँट जाता है। जो सफ़ेद प्रकाश है कांच के इसमें बँट जाता है विभिन्न रंगों में। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं रेनबो बनना। रेनबो में क्या होता है कि रेनबो एक तरीके से विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो डिस्पर्सन होगा। ठीक है, और डिस्पर्सन में ही एक तरीके से अगर सफ़ेद लाइट की किरण पड़ती है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, और हम जानते हैं कि श्वेत रंग जो है वो 7 कलर से मिलकर बना होता है। बात करें लास्ट ऑप्शन की, डिफ्रैक्शन की यानी कि विचलन की, तो यह वह प्रोसेस है जिसमें लाइट किसी अवरोध से गुजरते समय उसकी जो लहरें हैं वो फैल जाती हैं, रंगों में विभाजित से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, यदि गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.75 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए, प्रतिबिंब की बात करें तो यह मैग्नीफिकेशन फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिसको हम आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, तो आवर्धन का मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा है, कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ठीक है, तो 0.75 का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब सीधा है, क्योंकि प्लस दे रखा है। प्रतिबिंब कितना है, प्रतिबिंब है सीधा। ठीक, और अगर प्रतिबिंब सीधा है तो यह निश्चित तौर पर आभासी होगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब एक तरीके से नेगेटिव, यानी जब उल्टा होता है तो नेगेटिव होता है। ठीक है, उल्टा होता है नेगेटिव होता है, तो सीधा होता है कितना होता है, वो पॉजिटिव होता है। और 0.75 का मतलब होता है कि अगर 1 से कम है आवर्धन क्षमता, यानी मैग्नीफिकेशन फैक्टर जो है वो अगर 1 से कम है तो यह जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बनेगा, जो इमेज बन रही है वो छोटा बनेगा, छोटी बनेगी इमेज। ठीक है, तो अगर आवर्धन क्षमता 1 होती तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता। अगर आवर्धन 0 से छोटा होता तो प्रतिबिंब और छोटा हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर 0.75 जो है वो छोटा दर्शाता है कि प्रतिबिंब छोटा बनता है। ठीक है, तो आभासी, सीधा और छोटा को अगर हमने और अच्छे समझें तो गोलाकार दर्पण जो कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब होता है वो वर्चुअल होता है। ठीक है, आभासी कहते हैं, जिसे आभासी कहते हैं। और जब वस्तु दर्पण के फोकस से भीतर होती है, फोकस और पोल के बीच में होती है। ठीक है, तो ये यानी कि हम इसका अगर हम यहाँ हम अगर इससे एक तरीके से इसको देखें कि 0.75 यानी मैग्नीफिकेशन फैक्टर को देखें तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वस्तु की स्थिति कहाँ पर है। तो इससे ये पता लग रहा है कि हमें जो वस्तु की स्थिति है वो फोकस के अंदर है। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में है। ठीक, तो फोकस के अगर अंदर है वस्तु तो वो आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ बताया था कुछ, यहाँ पे ये देखो। ठीक है, अगर आप इसे बार बार दोबारा रिपीट मोड पे देखेंगे, दोबारा देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपनी जो जितनी भी सारी कंडीशंस हैं, कितनी 6 के 6 कंडीशंस हैं, वो सब के सब समझ में आ जाएगी कि आखिर माजरा क्या है, आखिर कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसकी स्थिति क्या है, उल्टा है क्या सीधा है, रियल है या वास्तविक है या इमेजिनरी है यानी काल्पनिक है। ठीक है, वस्तु के रिस्पेक्ट में कैसे वो पोजिशन कर रहा है। ठीक है, तो सब कुछ इससे आपको क्लियर हो जाएगा। आप एक बार दोबारा फिर से इसको रिपीट मोड पर देखते देखते रहिए। ठीक है, और जब भी आपके एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख जाएं, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे फिजिक्स के। ठीक, तो हमने ये देख लिया क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है। तो किया गया कार्य जो है वो पॉजिटिव होता है, कितने पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर हम बात करें बल की, अगर हम बात करें बल की, तो बल, जब कोई वस्तु पर बल लगता है, कोई वस्तु पर बल लगता है तो वह वस्तु हिलती है, यानी कि उसकी गति बदलती है। और विस्थापन की अगर बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, तो इसका मतलब है कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, वस्तु ने कितनी दूरी तय की है। ठीक, तो अब अगर हम कार्य की बात करें, कार्य का, तो वो होता है W=F/S। ठीक, Fs। अब यहाँ पर हम क्या है कि एक एंगल लेंगे, कौन सा, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों, क्योंकि जो अगर बात करें फोर्स की,
तो फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। लेकिन एक फोर्स और है जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर नीचे की ओर लग रहा है, तो हम इसका अगर नेगेटिव लेते हैं तो वो हमें वर्टिकली ऐसे शो होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका नेट फोर्स देखें तो नेट फोर्स एफ जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल फैक्टर लेते हैं, ये अगर ये थीटा है, अगर इसका हॉरिजॉन्टल फैक्टर लेते हैं तो ये एफ कॉस थीटा आएगा, एफ कॉस थीटा आएगा, ठीक है। अब एफ कॉस थीटा अगर हमने ले लिया तो इसका जो फॉर्मूला होता है रियल तौर पर वो ये होता है डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है, थीटा जो है वो बल और ये बल और विस्थापन के बीच का कोण है, यानी कि इस बल और विस्थापन के बीच में कितना कोण बन रहा है, ठीक है। कितनी तो मूव हो रही है, कितना तो मूव हुआ है और कितना बल लगा है, ठीक है। तो ये उसके बीच में कोण बताता है। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं, यानी कि बल भी इधर ही है और विस्थापन भी इधर ही है, तो थीटा जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब हो जाएगा कॉस जीरो इक्वल्स टू होता है 1। तो W इक्वल्स टू जो है वो हो जाएगा एफ एस, जो कि एक तरीके से पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, बल और विस्थापन अगर एक ही दिशा में है तो कार्य जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी सकारात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार दिखाई देती है? हाउ डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर्स अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो कैसी दिखाई देती है? ये हमें संकेंद्रीय वृत्त के समान दिखाई देती है, यानी कि लाइक कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अगर बात करें हम विद्युत धारावाही चालक की, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो करंट कैरिंग कंडक्टर को हम जब देखते हैं तो वह कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। इसे समझने के लिए अगर हम हाल ही में जो बुनियादी नियम है उनका इस्तेमाल करेंगे। कैसे? एक तो करंट की बात आती है, ठीक है। करंट में क्या होता है, करंट को एक सीधे तार में प्रवाहित करते हैं तो तार जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक। जब चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तार के चारों ओर कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में बनता है, ठीक है। जो कि अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पहले इसके बारे में चर्चा की थी, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो वहाँ से ये मैंने उठाया है, मैं वहाँ से मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है कि यह एक तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है, ठीक है, संकेंद्रीय वृत्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कारक पर डिपेंड करता है? तो यहाँ अगर फैक्टर की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं? सबसे पहले तो हमने चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा को देखा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी करंट उसमें डिस्टेंस की, ठीक है, डिस्टेंस और करंट की। तो करंट इन द वायर देखें तो अगर तार में अधिक धारा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक होगा, ठीक। जैसे जैसे तार में बहने वाली धारा बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा, ठीक। ये ऊपर ये चारों तरफ बढ़ जाएगा, ठीक। और एक अगर डिस्टेंस की बात करें यानी डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि ये वायर है और ये अगर डिस्टेंस है, कोई यहाँ पर कोई डिस्टेंस है चुंबकीय क्षेत्र की, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव है वो तार के पास अधिक होता है, यहाँ अधिक होता है। और जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं ये जो प्रभाव है यानी कि जो इफेक्ट है वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु पर, किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इसके तार की दूरी और तार में प्रवाहित धारा दोनों पर डिपेंड कर रहा है। दूरी पर तो तब डिपेंड कर रहा है जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तार से, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होता जाएगा। और तार में प्रवाहित धारा यानी करंट, तो जितनी ज़्यादा करंट होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? देखिए, अगर कार सीधी दिशा में गति कर रही है, सीधी तौर पर सीधी जा रही है, तो यह एक तरीके से लीनियर मोशन होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। लीनियर अगर मोशन हो रही है और बिना किसी रुके, बिना किसी गति में परिवर्तन किए कार अगर सीधी चल रही है तो वहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन होता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और फिर रुक जाती है, तो धीमी हो गई, फिर रुक गई, फिर चल ली, तो ऐसे कौन सी गति होती है? ये होती है एक तरीके से नॉन यूनिफॉर्म गति, यानी कि असमान गति, ठीक है। अब जैसे सर्कुलर मोशन को देखें तो वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु गोल रास्ते में घूमती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सर्कल में घूमना, यहाँ पर कार सीधे रास्ते पे चल रही है इसलिए वृत्तीय गति नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब
जब वस्तु एक ही गति से चलती रहती है, यानी कि न उसकी गति बढ़ती है और न घटती है, तो इसे एक समान गति कहते हैं। जैसे कार बिना रुकावट के एक गति से चल रहे, लेकिन यहाँ पर कार की गति घट रही है, इसलिए एक समान गति भी नहीं है। असमान गति हमने बताया कि यह गति तब होती है जब कोई वस्तु अपनी गति को बढ़ा रही होती है या घटा रही होती है। जैसे कार तेज हो रही है, धीमी हो रही है, फिर रुक रही है, तो ये एक असमान गति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। m1 और m2 मास वाली दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल के किसके अनुक्रमानुपाती होता है? ठीक है, देखिए अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं वो पास पास रखे हुए हैं, तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, जिसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू जी m1 m2 वन सेकेंड गाइस, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ m1 जो है वो इसका द्रव्यमान ऑब्जेक्ट 1 का मास है, और m2 जो है वो ऑब्जेक्ट 2 के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन दोनों के बीच की दूरी अगर हम r माने, तो यहाँ जो r है वो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की दूरी। यहाँ पर मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि हम ऐसा क्यों अनुभव नहीं करते हैं, कि हमने ये सुना है और ये कॉन्सेप्ट भी है कि कोई भी अगर दो वस्तु है वो पास पास रखी हुई है, वो दोनों एक दूसरे को एक फोर्स लगा करके अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन ऐसा वो पास पास आती क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उनके कंपेयर में जो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है अर्थ पर, तो वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो जो फोर्स है इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, यानी हम उसे कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला बल नेग्लिजिबल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एफ जो है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? m1 और m2, यानी कि मास दोनों के ऑब्जेक्ट के मास के गुणनफल के, उसके प्रोडक्ट के। ठीक, तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक, और जो इनकी डिस्टेंस है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? कौन? ये जो फोर्स है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है। यहाँ पर जी की अगर बात करें तो ये ग्रेविटेशनल स्थिरांक है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा घरेलू विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को उपयोग नहीं करता है? देखिए अगर इलेक्ट्रिक वाट हीटर की बात करें, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाटर हीटर जो है यह जो थर्मल इफेक्ट का उपयोग करता है ताकि पानी गर्म हो सके। इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब मोटर को जैसे ही अगर हम मोटर वर्ड सुनते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे आप घरेलू मोटर ले लीजिए, तो घरेलू मोटर का मेन मकसद क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। फिर आता है इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स की, तो बिल्कुल आयरन तो एक तरीके से थर्मल इफेक्ट पर ही काम करेगा, तभी तो प्रेस होगी ना। तो प्रेस कब होगी? तब जब आयरन जो है वो थर्मल इफेक्ट पर काम करेगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। इलेक्ट्रिक स्टोव या हीटर, इलेक्ट्रिक स्टोव या हीटर जो है ये एक तरीके से, वन सेकेंड गाइज, इलेक्ट्रिक जो आयरन बॉक्स है ये थर्मल इफेक्ट पर काम करेगा, तो यहाँ पर ये तापीय प्रभाव का उपयोग करता है, किसका? थर्मल इफेक्ट का। और इलेक्ट्रिक स्टोव हीटर की बात करें तो यहाँ भी एक थर्मल इफेक्ट काम करेगा, तभी तो वो हीट करेगा हीटर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इलेक्ट्रिक मोटर पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता जो कि थर्मल इफेक्ट से रिलेटेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है। यह प्रक्षेप्यता किस कारण से होती है? देखिए विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, इसलिए यह प्रक्रिया घटित होती है। अपवर्तनांक का मतलब ये होता है कि किसी भी माध्यम में अगर कोई लाइट जा रही है तो उस माध्यम का एक तरीके से उस माध्यम का अपवर्तनांक उसके रेस्पेक्ट में कितना है, यानी वो कितना सघन है उससे जस्ट पहले वाले मीडियम से, तो ये चीज़ अपवर्तनांक बताती है। तो कांच के संदर्भ में जो एक तरीके से कहते हैं अपवर्तनांक, ठीक है, वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होते हैं सभी रंगों के लिए। अगर सफ़ेद प्रकाश के बारे में बात करें तो सफ़ेद प्रकाश के सारे रंगों का कांच में अपवर्तनांक अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ रंगों की गति कांच में ज़्यादा धीमी होती है, तो जबकि कुछ की गति कम होती है, तेज होती है। ठीक है, तो इस वजह से सफ़ेद प्रकाश टूटकर 7 रंगों में बँट जाता है, तो यह एक विक्षेपण की घटना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है कि जब श्वेत प्रकाश किसी जांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है। तो यह जो घटना है यह क्यों होती है? क्योंकि अपवर्तनांक जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, और अपवर्तनांक के बारे में मैंने इसी
एक जैसे जस्ट जो क्वेश्चन थे उसमें मैंने इसका जिक्र किया है कि अपवर्तनांक क्या चीज़ है, ठीक। उसे वहाँ आप दोबारा से देख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रतिकृति क्या होती है? रियल और इरेक्ट यानी कि वास्तविक सीधी, आभासी सीधी, वास्तविक उल्टी या आभासी उल्टी। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी जस्ट, उसमें होती है प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो आभासी और सीधी, यानी काल्पनिक और एकदम सीधी होती है, काल्पनिक और सीधी। अगर कोई प्रतिबिंब है वो किसी दर्पण के, अगर ये फोकस है और ये ध्रुव है, तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बनेगा और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया है अभी। नेक्स्ट बात करते हैं। यदि कोई बल F किसी पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है कि पिंड बल की दिशा में x दूरी विस्थापित हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य यहाँ पर W इक्वल्स टू होता है Fs, और s विस्थापन का जो वैल्यू है वो यहाँ x दिया गया है, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा F इंटू एक्स, ठीक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लंबाई L और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के एक चालक का प्रतिरोध यानी कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो वो होता है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू होता है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को देखें तो एल स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, एल बाई ए के बराबर होता है, ठीक है, एल बाई ए के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट इसको हटा दें, ठीक है, ये तो तब आता है जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तब ये स्थिरांक आता है, रजिस्टिविटी कहते हैं जिसे, ठीक है, मटेरियल की रजिस्टिविटी कहते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो एल अपॉन ए होता है, मतलब रेजिस्टेंस जो है किसी मटेरियल का, किसी तार का या कोई भी चीज़ हो तो उसकी लेंथ के तो प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो अनुक्रमानुपाती में एक तरीके से समानुपात भी आ गया, यानी प्रोपोर्शनल भी आ गया, और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी आ गया, ठीक है। तो इसको कंबाइंडली क्या बोलते हैं? एक तरीके से अनुक्रमानुपाती हिंदी में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फोकस दूरी f के लेंस की क्षमता किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो फोकस जो है ये होती है किसकी? 1/f, यानी f के 1/f के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है लेंस, पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की क्षमता, जिसका जो मापक होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, ठीक। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, जहाँ पर जो P है वो है लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ द लेंस, और F है वो है लेंस की फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसकी और अंडरस्टैंडिंग की, तो अगर लेंस की फोकस दूरी छोटी होगी, तो लेंस की फोकस दूरी अगर छोटी होगी तो लेंस की क्षमता जो है यानी उसकी जो पावर है वो बड़ी होगी, मतलब लेंस जल्दी से फोकस करेगा। और अगर फोकस की दूरी बड़ी होगी, ठीक है, तो लेंस की क्षमता कम होगी, ये कम होगी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि लेंस फोकस करने में समय लगाएगा, ठीक। तो 1/f इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो पिंडों के मास के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह क्या कहलाता है? बिल्कुल, ये हमने कई बार पढ़ लिया है अपने इस सेशन में। तो यह होता है जी, एफ इक्वल टू जी, एफ इज प्रोपोर्शनल टू होता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देते हैं तो वहाँ हम एक स्थिरांक लगाएंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उनके बीच में एक आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है। तो जो पिंडों के मास के गुणनफल, बिल्कुल, अगर एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, ठीक है, तो उनके गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके पृथक्करण दूरी यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है r, जिसे हमने r से रिप्रेजेंट किया, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह एक गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल है। नेक्स्ट बात करते हैं। पास हटकर लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली से क्या बनाया जा सकता है? तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है सोलेनोइड, यानी कि परिनलिका। क्या बनता है? परिनलिका। अगर बात करें इसके
खुल करके बात करें तो इसमें क्या होता है कि पास पास हट करके इसमें तार लिपटे जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि तार बहुत ही नज़दीक से लपेटे गए हैं, बहुत ही नज़दीक से तार को लपेटा गया है, ठीक है। ठीक है, तो यानी कि तार आपस में धसे हुए होते हैं। और विद्युत रोधी तांबे का तार का मतलब ये होता है कि विद्युत रोधी तांबे का मतलब ये होता है कि तांबा एक प्रकार का धातु है जो कि इलेक्ट्रिक करंट का बहुत अच्छा कंडक्टर भी है। तो विद्युत रोधी का मतलब ये होता है कि तार से बिजली आसानी से गुजर सकती है, ठीक है, आसानी से करंट जो है वो प्रवाहित हो सकती है। और बेलन की आकृति, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका जो तार है वो बेलन के जैसा है, यानी कि गोल और लंबा, ठीक। और कुंडली की अगर बात करें कॉइल के फॉर्म में, तो कॉइल का मतलब होता है कि घुमा हुआ तार, जैसा हमने तार को गोल मोल घुमा करके लपेटा हो किसी में। और इसका अगर फेरे अनेक फेरों में बनाया जाए इसको, ठीक है, अनेक फेरों में बनाया जाए, तो इसका मतलब होता है कि कई बार उसको घुमाकर लपेटा गया है उस तार को। तो इस तरह से एक सोलेनॉइड का, सॉरी गाइस, एक तरीके से परिनलिका यानी कि सोलेनॉइड का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जब एक तांबे के तार को बहुत सारे फेरों में गोल गोल लपेटा जाता है तो इसे सोलेनॉइड कहा जाता है। सोलेनॉइड एक प्रकार की कुंडली होती है जो बहुत सारे लूप यानी कि फेरे बनाती है। इसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसका यूज़ क्या होता है, कार्य क्या है सोलेनॉइड का? तो सोलेनॉइड का जो कार्य है वो यह है कि जब जब कुंडली में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है तो यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कई उपकरणों में होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल्स, टेलीग्राफ और इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो वहाँ पर एक तरीके से सोलेनॉइड ही काम आता है, ठीक है, यानी कि परिनलिका ही काम आती है। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर निम्न में से किस उदाहरण द्वारा एक समान वृत्तीय गति का वर्णन किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिस्क्राइब्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात करें, तो अगर मैं बात करूं घड़ी की सुइयों की गति की, तो घड़ी की सुइयां एक गोल रास्ते पर एक तरीके से उसमें घूमती है, ठीक है, वृत्ताकार फॉर्मेशन में घूमती है और इनकी गति एक जैसी रहती है। ये सुइयां हर बार एक ही समय में अपनी जगह पर वापस लौट आती हैं, ठीक है, इनका समय चेंज नहीं होता है। 60 मिनट लगेंगे अगर किसी सुई को यहाँ से यहाँ तक आने में, तो 60 मिनट ही लगेंगे हमेशा। यानी ये एक तरीके से एक समान वृत्तीय गति है, एक समान वृत्तीय गति है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी दिए गए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? देखिए, अगर कोई दर्पण है, कोई गोलीय दर्पण है, इसके वक्रता केंद्र, सेंटर और ध्रुव को जोड़ने वाला जो लाइन है, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, पेरिफेरल एक्सिस कहा जाता है। और मुख्य फोकस जो है, ये नहीं, फोकस दूरी भी नहीं, मुख्य अक्ष भी नहीं, मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। और ये सभी जो है वो बिल्कुल अलग अलग होती है, होने को तो वो इसी से जुड़ी हुई होती है। कैसे? अगर हम बात करें गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र की, वक्रता वक्रता इसमें, सॉरी, इसमें क्या तीन चीज़ होती है, तीन पॉइंट होते हैं। एक तो होता है पोल, एक होता है फोकस और एक होता है सेंटर, ठीक है। तो सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र, वह बिंदु जहाँ दर्पण का गोल आकार घुमावदार होता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसी पिंड पर लगने वाला 10 न्यूटन बल, 10 न्यूटन जो है वो बल लग रहा है, के परिणाम स्वरूप बल की दिशा में 2 मीटर का विस्थापन हो रहा है, 2 मीटर का विस्थापन हो रहा है। इस प्रकार बल के द्वारा किया गया कार्य W इक्वल्स टू होता है एफ एस। तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 20 जूल। ऑप्शन बी राइट आंसर। दो वृत्ताकार कुंडलियां ए और बी जिनकी त्रिज्या आर के समान है, ठीक है, और उनमें समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन उनमें क्रमशः 50 और 100 फेरे हैं। ए और बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निम्न में से किस विकल्प के द्वारा व्यक्त किया जाएगा? अगर हम देखें कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कुंडली द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कोई कॉइल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। कौन? मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम बात करते हैं तो ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? एन इंटू आई के। यहाँ की जहाँ पर एन जो है वो है फेरों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, और आई जो है वो है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एन, फेरों की संख्या, और आई जो है इलेक्ट्रिक करंट, इसके गुणनफल के समानुपाती होती है। चूँकि विद्युत धारा समान है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का जो माप है वो मुख्य रूप से फेरों पर डिपेंड करता है। किस पर? फेरों पर डिपेंड करता है। अगर विद्युत धारा समान है
तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो केवल नंबर ऑफ टर्न्स पर ही डिपेंड करेगा, अगर बशर्ते आई जो है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फेरे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 50 हैं, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बी में वो 100 हैं। तो यहाँ पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है और जो विद्युत धारा है वो समान है, तो मैंने यहाँ पर आपको रिलेशन लिख दिया, ये वाला रिलेशन। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र को निम्न में से किस विकल्प के द्वारा व्यक्त किया जाएगा? तो यहाँ अगर हम बात करें ए द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अज्ञात है, बिल्कुल गलत है, हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ए द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होता है बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से। देखो, अगर नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो ए में कम है और बी में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ए में नंबर ऑफ टर्न्स कितने 50 ही रह गए। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं हम देख सकते हैं बी इज प्रोपोर्शनल टू होता है एन, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ टर्न्स। तो जिसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, जिसके फेरे ज़्यादा होंगे, उसी वही तो ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। किस रिस्पेक्ट में? चुंबकीय क्षेत्र के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। तो मैग्नेटिक फील्ड किस में ज़्यादा होगा? बी में ज़्यादा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है? तो अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, ये जो घटना है ये वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। अपवर्तन से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं? तो मेरा जो उद्देश्य है इस सेशन को करवाने का, जहां पर मैं प्रीवियस ईयर यानी कि जो आरआरबी एएलपी 2024 के जितने भी क्वेश्चंस को लेकर यहां आया हूं और उनकी जो मैं गहराई से आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, तो उसका मेरा उद्देश्य यही है कि आपको ये पता लगना चाहिए कि आरआरबी जब क्वेश्चन फ्रेम करती है, तो आरआरबी की जो एग्जाम्स हैं वो मल्टीपल शिफ्ट में होती हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई सी भी एग्जाम हो, अगर कोई भी पेपर आ रहा है, तो उस पेपर में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक ही कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ कन्फर्म, यहाँ तक अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको कन्फर्म हो गया होगा कि कैसे आरआरबी क्वेश्चंस को फ्रेम करती है और उनका जो पैटर्न है वो कैसे एक ही कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, आपने यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट देखी है। अभी हमारी जो शिफ्ट चल रही है कौन सी है? 29 तारीख की, यानी कि लास्ट डेज की सेकंड लास्ट शिफ्ट है, शिफ्ट 2। ठीक है, तो अब तक आपको एक तरीके से समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स में जो हमने किया, यानी कि जो हम हालांकि फिजिक्स का जो मैंने अभी करवाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप अपने स्तर से देख सकते हैं कि फिजिक्स का जो रोल है वो कैसे एक सभी क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निम्न में से किस राशि पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा की अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी की, वो होते हैं ½ mv²। ठीक है, यानी कि वह हाफ हाफ एम वी²। ठीक है, तो यानी कि गतिज ऊर्जा जो है वो पिंड के द्रव्यमान यानी कि मास पर डिपेंड करती है, पिंड के द्रव्यमान मास पर डिपेंड करती है और उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, यानी कि वेग का वर्ग। तो ऑप्शन 1 और 2 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कार 5 सेकंड में अपनी चाल 40 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 20 मीटर प्रति सेकंड कर देती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करना है हमें। देखिए, त्वरण ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि ए इक्वल्स टू होता है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और कितने टाइम में वो वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें, फाइनल वेलोसिटी की, तो वो है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ हम 20 रखेंगे। और इनिशियल वेलोसिटी वो है 40 मीटर प्रति सेकंड, तो हम यहाँ पर 40 रखेंगे। और टी जो है वो कितने सेकंड में कम हो रही है? ये हो रही है 5 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन यहाँ पर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस का साइन ये बता रहा है कि बिल्कुल गति घट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी अगर वोल्टेज स्थिर रहे? देखिए, अगर वोल्टेज स्थिर रहता है तो I इक्वल्स टू, हमें पता है कि I इज प्रोपोर्शनल टू होता है V। ठीक है, यानी कि वोल्टेज जितना बढ़ाएंगे करंट भी उतनी बढ़ेगी। ठीक है, और अगर जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो 1 सेकंड गाइस, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जो है रेजिस्टिविटी वो जुड़ जाती है, रेजिस्टेंस जो है वो ऐड हो जाता है, मतलब ऐड नहीं, इसमें कंसिडर होता है। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू कितना होता है? V/R। आई इक्वल्स टू हो जाएगा कितना? V/R। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर वोल्टेज को हमने स्थिर रखा तो आई जो है वो डिपेंड करेगा किस पर? आर पर। ठीक, आर पर डिपेंड करेगा।
तो अगर जैसे हम आर की वैल्यू को 3 गुना तक बढ़ाएंगे तो जो हमारी करंट है वो 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। जैसे अगर हम आर की वैल्यू को 3R से 3R कर दिया तो करंट जो है वो 1/3 हो गई ना, 1/3 हो गई। तो ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 सेंटीमीटर परिणाम की फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? देखिए, प्रतिबिंब की दूरी को निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं एक समीकरण, कौन सा, एक मिरर का इक्वेशन आता है 1/f इज टू होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक, तो जहाँ f जो है वो फोकल लेंथ है, f जो है वो फोकल लेंथ है, v प्रतिबिंब की दूरी यानी कि इमेज की डिस्टेंस, और u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, यहाँ पर ये 1 है। ठीक, तो अगर हम इसमें समीकरण में रखें एफ की वैल्यू कितनी है, -20 सेंटीमीटर। देखिए, दर्पण के अगर हम बात करें दर्पण के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पर इधर की जो साइड है इसमें हम लेंगे नेगेटिव और इस इधर की साइड को लेते हैं हम पॉजिटिव। ठीक है, तो ज़्यादातर केस में जो है वो नेगेटिव होता है। इसको जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, हम आपको बताएंगे कि कैसे दर्पण में जो साइन का जो परिपाटी है, साइन चिन्ह है, साइन कन्वेंशन, वो कैसे हम लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम फोकस की जो वैल्यू है वो रखेंगे -120 -20 और v की वैल्यू जो है वो एज इट इज़ रहेगी, जो हमें निकालना है, यानी कि वास्तविक जो प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, हमें v निकालना है। और जो u है उसकी भी हम वैल्यू रखेंगे कितना, -60। ठीक है, -60 यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट भी दर्पण से इधर लेफ्ट हैंड साइड पर रखा हुआ है। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/v होता है कितना, -120 प्लस 160। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 3 माइनस 1 -3। ठीक, यानी कि 2/60, तो होता है -2/60, तो v हो जाएगा कितना, -30। ठीक, तो जो प्रतिबिंब की दूरी है वो हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि नकारात्मक का मतलब यह है कि प्रतिबिंब जो है यानी कि इमेज अवतल दर्पण के सामने होगा, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। यदि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल निम्नलिखित डेटा पर आधारित है, कौन किसमें, जी का मान तो दे रखा है 6 × 10⁻11, अर्थ ऑफ मास ऑफ अर्थ है वो 6 × 10⁻24 किलोग्राम, चंद्रमा का मास है वो है 8 × 10⁻22 किलोग्राम, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वो है वो 4 × 10⁸ न्यूटन मीटर, और पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना होगा? पृथ्वी द्वारा लगाया गया चंद्रमा पर बल अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता है, वो है F इक्वल्स टू, जब कोई दो ऑब्जेक्ट पास पास हैं, ठीक है, तो उन ऑब्जेक्ट पर मास कंसंट्रेटर होता है, जिसे हमने Gm1m2 डिवाइड बाई r² से समझा था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें बल की, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए जाने वाले बल की बात करें, तो इसमें हम इसे पुट करेंगे, जैसे कि F इक्वल्स टू होता है F इक्वल्स टू Gm, और जो मून का जो मास है उसे हम स्मॉल m से लेते हैं। ठीक है, और r², या फिर कैपिटल M ही रख लीजिए, m1 m2 कर देते हैं, m1 और m2। ठीक है, जहाँ m1 है वो मास ऑफ अर्थ है और m2 मास ऑफ मून है, r पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक, और f जो है वो आकर्षण बल है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू है 6 × 10⁻11, 6 × 10⁻11। ठीक है, मास m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू, पृथ्वी का मास है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, और फिर आता है मास ऑफ मून, मून की वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁻22, 8 × 10⁻22 किलोग्राम। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी यानी कि r कितनी है, r है 4 × 10⁸, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4
इंटू 10⁸ इंटू 10⁸, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको 10⁻16, ठीक है, 10⁻16। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर हम देखते हैं कि 16 से तो ये गया कितना, 1 सेकेंड गाइस, 16 से ये गया 10⁸ बार, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 2 4 6 6 36, और 4 नाम 36, 3 और 3, ठीक है। तो 3 3 9, 9 8 है 72, कितना होता है 72। ये हो जाएगा कितना 72, और 10 की घात जो है -11, ये हो जाएगा नीचे आ जाएगा 10⁻11, 11 से ये गया 10 की घात 11 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 3 3 9 दूनी 18, तो 18 इंटू ये हो जाएगा 10 की घात 8 और 10 की घात 11, 19, 10 की घात 19, 10 की घात 19। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 1.8 इंटू 10⁻20 न्यूटन। फोर्स का जो मात्रक है वो कितना होता है 20 न्यूटन होता है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो साथियों, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, क्वालिटी कंटेंट और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, और साथ ही डिफरेंट एग्जाम्स के पीवाईक्यूज के एक शानदार वे में एक्सप्लेनेशन के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस में हर एक जो भी कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, और यह टाइम टू टाइम मेरे द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट से खुद को अपडेट रखें इस चैनल से जुड़ करके। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।